हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत आज जो नीट के लिए टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। शुरुआत में आप फर्स्ट और सेकेंड क्लास स्टैंडर्ड से आप देख चुके हैं, सबको जानकारी है व्हाट मीन बाय रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है ना, जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं और अपनी तरह के, तो प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर सिमिलर टाइप्स, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स देयर सिमिलर टाइप्स, अपनी ही तरह के जीवों का जो प्रोडक्शन है दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का यहाँ पर बेनिफिट क्या है कि आप देखते हैं कि जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ है, जो जीवों में निरंतरता है, कि जाति की निरंतरता है, वो इसी रिप्रोडक्शन के कारण ही क्या होती रहती है? कंटिन्यू बनी रहती है। हमारे इतने जनरेशन पहले, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले। तो 3 बिलियन ईयर्स एगो पहले जो जीवों का यहाँ पर उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई, कहाँ हुई थी? सी वाटर में हुई थी। स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था और A.I. ओपेरिन ने उसको केमिकल ओरिजिन एंड एवोल्यूशन नाम दिया था। तो जो जीवों की उत्पत्ति हुई तब से लेकर के लगातार कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, तो जैव एवोल्यूशन द्वारा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द्वारा बहुत सारे लाखों प्रकार की स्पीशीज़ बनी, जैव जातियाँ बनी। अभी जो जैव जातियाँ हैं ये लगातार क्या कर रही है? रिप्रोडक्शन कर रही हैं और अपने समान जीव उत्पन्न कर रही हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे जो ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर के पहले के जो 4 फादर्स थे, उसके बाद हमारे फादर आए, फिर हम आए, हमारे बाद हमारी जनरेशन्स जो आएंगी, तो ये जो कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन्स चल रही है, तो ये ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के कारण कोई भी स्पीशीज़ अपने को इन्वायरमेंट में क्या करती है? सर्वाइव करती है और इसी के कारण से लगातार कंटिन्यूटी बनी रहती है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज इन नेचर। अब जो रिप्रोडक्शन है, जनन, वो रिप्रोडक्शन में जो मेनली स्टेप होता है, तो आप देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? बर्थ होता है, जन्म होता है। तो जब जन्म होगा यहाँ पर, तो एक निश्चित लाइफ स्पान भी होगी। तो सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है कि एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है, डेफिनेट यहाँ पर लाइफ स्पान। जो उम्र है या जीवन अवधि है, जीवन काल है, वो एक निश्चित होता है। और जो लाइफ स्पान है, तो एक होता है लाइफ स्पान, एक होता है एवरेज लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान माने जीवन अवधि क्या होती है? किसी भी स्पीशीज में जो हमारे मैक्सिमम लाइफ स्पॉन किसी पॉपुलेशन के किसी मेंबर का है। सपोज करिए कि ह्यूमन स्पीशीज़ है, मनुष्य जाति है, तो मनुष्य जाति में किसी भी मेंबर का जो मैक्सिमम जीवन काल होगा दैट इज कॉल्ड द लाइफ स्पॉन। तो सपोज करिए ह्यूमन बींग्स के लिए किसी मनुष्य का 85 ईयर हो सकता है। अब एक आता है एवरेज लाइफ स्पॉन। एवरेज लाइफ स्पॉन क्या होता है? औसत जीवन काल। औसत का मतलब होता है कि ये एक स्पीशीज़ है, इस स्पीशीज़ में जो मेंबर्स हैं उसमें अधिकांश मेंबर किस एवरेज लाइफ तक अपना जीवन पूर्ण करते हैं। तो जो एवरेज लाइफ स्पान होता है दैट इज बिलोंग टू द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो एवरेज लाइफ स्पान जो ह्यूमन बींग्स का है वो लगभग कितना है? 65 साल माना गया है, 65 ईयर्स। अब एक होता है यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपने नाम सुना होगा, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो कितना जीवन प्रत्याशा, ये पर्टिकुलर डिपेंड करता है लाइफ स्पॉन, और जो होल लाइफ स्पॉन डिपेंड करता है किस पर? स्पीशीज पर। और जो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, वो जीवन प्रत्याशा किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। किसी भी जाति में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है कि हमारे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। तो कुल जीवन काल
सभी जीवों का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर एक मे फ्लाई होती है, तो मे फ्लाई का जीवन काल एक ही दिन का होता है। ह्यूमन बींग्स में जो जीवन काल है अप्रॉक्सीमेटली 65 ईयर्स माना गया है। यही आप टर्टल में आ जाइए, कछुए में टॉर्टोइज जिसको कहते हैं, उसका जो जीवन काल एवरेज लाइफ स्पॉन है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स माना गया है। और जो हमारा बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री फाइकस बेंगालेंसिस, उसका जो यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पॉन है वो माना गया है कितना, 300 से 500 साल तक। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारी 7-8 जनरेशन तक हमको क्या मिलती रहती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है। किसका है ये, बनियान ट्री का है, ये बनियान ट्री का लाइफ स्पॉन। इसके अलावा ह्यूमन का आपको पता ही है कि 65 ईयर्स है। इसके अलावा टर्टल का जो है लाइफ स्पॉन कितना है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स है। और सबसे कम लाइफ स्पॉन होता है मे फ्लाई का, 1 दिन होता है, 1 डे। तो ये लाइफ स्पॉन्स हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में मेनली होता क्या है। तो अगर रिप्रोडक्शन या जनन हो रहा है, जीवों में अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। और जनन में सबसे मेन क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में पहले क्या होता है यहाँ पर कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए या आनुवंशिक पदार्थ जो है उसका क्या होगा, रिप्लिकेशन होगा। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम डीएनए ही लिखें, जेनेटिक मटेरियल। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न। तो डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, उसके बाद कोशिका का विभाजन हो रहा है, और कोशिका के विभाजन के बाद सेल क्या हो रहा है, यहाँ पर इलोंगेशन। तो यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फिर कोश का विभाजन करेगी। फिर कोश का विभाजन करने के बाद जो जीवों में जो प्रोसेस कंटिन्यू यहाँ पर मूवमेंट करती रहती है, या जीवों में जो प्रोसेस चलती रहती है, उसमें आएगा आपका कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन, रिप्रोडक्टिव यूनिट फॉर्मेशन। जो जनन की इकाई है, जनन की इकाई का मतलब है युग्मक। तो अगर वो गैमीट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमीट बन रहे हैं, नहीं हो रहा है तो भी यहाँ पर बॉडी का कोई पार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर डिवीज़न के लिए और नए ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो डिवीज़न हो जाता है। तो सेल रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन हो रहा है, और 4th पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट। तो सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, फिर कोशिका का विभाजन हुआ, फिर रिप्रोडक्टिव यूनिट बनती है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जैव विकास हो रहा है, या उसका डेवलपमेंट हो रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, भ्रूणी विकास कह सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, की जनन की ये प्रक्रिया है। अब ये जो जनन की प्रक्रिया है, यहाँ पर इस जनन की प्रक्रिया पढ़ने के बाद हम आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन के जो प्रकार हैं वो रिप्रोडक्शन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। अलैंगिक जनन हो सकता है, या क्या हो सकता है, लैंगिक जनन हो सकता है। अब अलैंगिक और लैंगिक जनन को अलग अलग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो पहले हमको डेफिनेशन पढ़नी है, कौन सी, अलैंगिक जनन की। अब अलैंगिक जनन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या मतलब है, द रिप्रोडक्शन इन विच द गैमीट फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस। ना ही युग्मकों का निर्माण होता है, ना ही कोई स्पेशल ऑर्गन्स बनते हैं। इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इज द टाइप, शायद आपको इससे कम दिख रहा होगा, मैं दूसरे मार्कर का यूज करता हूं। इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच नो स्पेशल सेक्सुअल या सेक्स ऑर्गन्स, नो स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स आर गैमीट्स फॉर्म्ड। आप देख रहे हैं कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं बन रहे, और ना ही क्या बन रहा है यहाँ पर, गैमीट्स, ना ही युग्मकों का निर्माण हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो सेक्सुअल स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स नहीं बन रहे हैं, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है,
और इसमें सेक्सुअल में क्या होगा और कहाँ पाया जाएगा? इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस माने युग्मक जनन नहीं हो रहा, ना ही मियोटिक डिवीजन हो रहा है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द एडवांस्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एडवांस्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which special sex organs or gametes are found। स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं या फिर गैमीट्स बनते हैं, और चूंकि एडवांस्ड है इसलिए जो इसका एग्जाम्पल है वो है हायर ऑर्गेनिजम्स। जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स में, वो उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? इसके ऑफ स्प्रिंग्स, जस्ट लाइक द क्लोन। तो यहां पर आप इसमें दूसरा डिफरेंस देख सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग्स जस्ट लाइक द क्लोन। ये ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल क्या होते हैं? जनक के समान होते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं ऑफस्प्रिंग्स हैविंग वेरिएशंस। ऑफस्प्रिंग्स में विभिन्नताएं होती हैं। यहाँ पर क्या होगा? ये यूनिपेरेंटल होगा। इसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और इसमें मोस्टली बाई पेरेंटल होता है। मुख्य रूप से 2 जनक की आवश्यकता होती है किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अब मोस्टली की बात कर रहे हैं, नॉट ऑलवेज। ओनली माइटोटिक डिवीजन होता है, ओनली माइटोटिक डिवीजन। और इसमें क्या होता है? यहाँ पर माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस। माइटोटिक डिवीजन भी होगा और कौन सा होगा? मियोटिक माने अर्धसूत्री विभाजन भी होगा। फिर इसके बाद अगर और डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ चूंकि ये क्लोन की तरह है, इसका मतलब है कि बिल्कुल मैटरनल या पैटर्नल के ही सारे कैरेक्टर यहाँ पर क्या हो गए? लप हो गए। तो गैमेट्स बन नहीं रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है? गैमेट्स बन रहा था। यहाँ बॉडी का कोई भी पार्ट इस रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जस्ट लाइक द क्लोन का मतलब बिल्कुल हम शक्ल, क्योंकि किसी भी पार्ट से टूट करके वो क्या बन गए? ऑफस्प्रिंग्स बन गए हैं। यूनिपेरेंटल होते हैं, केवल माइटोटिक डिवीजन होता है। और इसमें एक और चीज़ है कि विशेषता है कि एवोल्यूशन नहीं होता, जैव विकास नहीं होता। यहाँ पर न्यू वेराइटीज आर नॉट फॉर्म्ड, न्यू कैरेक्टर्स आर नॉट फॉर्म्ड। यहां पर क्या होंगे? न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, नए लक्षण आ जाते हैं, कैरेक्टर्स डेवलप्ड। ठीक है, इनमें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन नहीं होता। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन डज नॉट टेक्स प्लेस। जैव विकास नहीं होता, एवोल्यूशन डज नॉट टेक्स प्लेस। जैव विकास नहीं होगा। इसमें क्या होगा? यहाँ पर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। जैव विकास होता है, टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पर गैमीट्स नहीं बनते, वहाँ गैमीट बनते हैं। सेक्सुअल स्पेशल सेक्स ऑर्गन नहीं होते, वहाँ स्पेशल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस इनटू द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अलैंगिक और लैंगिक जनन जो मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कि मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो अलैंगिक जनन है उस अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं
और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे किसमें, मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विधियां या तरीके तो दो में हैं, प्लांट्स में अलग हैं। हम यहाँ पर चूंकि कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, किसकी, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, तो प्लांट्स में अलग विधियां हैं और एनिमल्स में अलग हैं। तो इन प्लांट्स, ये प्लांट्स की विधियां, ऐसा नहीं कि ऐसे जो प्रश्न दो पार्ट में नहीं बांट दिए, ये इन प्लांट्स में विधियां हैं, ये एनिमल्स में। प्लांट्स में क्या कौन कौन सी विधियां हैं, जो अलैंगिक जनन हो रहा है वो अलैंगिक जनन के लिए प्लांट में कौन से स्टेप रिस्पॉन्सिबल है वो हमको देखना है। तो जेनेटिक वेरिएशन तो होता नहीं है, तो इसमें एक विधि है एगेमोस्पर्मी। क्या कहते हैं, एगेमोस्पर्मी, सही। हिंदी में क्या कहते हैं एगेमोस्पर्मी को, इसको कहते हैं अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। दूसरी विधि क्या है यहाँ पर, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, हिंदी में कहते हैं बीजाणु जनन। और जो तीसरी विधि है यहाँ पर वो है यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं विखंडन, ठीक है। और जो चौथी विधि है इम्पॉर्टेंट विधि जिसे कहना चाहिए यहाँ पर, तो वो विधि कौन सी है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हिंदी में कहते हैं कायिक जनन, कायिक जनन। अब देखिए एगेमोस्पर्मी, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दीज आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स एंड इन द एनिमल्स। The methods are binary fission, binary fission means द्विविभाजन, द्विविभाजन, मल्टीपल फिशन, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर बहुविभाजन या बहुविखंडन भी कह सकते हैं, बहुविखंडन। फिर इसके बाद फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन को हिंदी में कहते हैं यहाँ पर विखंडन। फिर इसके बाद सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, पुटी निर्माण। पुटी निर्माण के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन में, अभी एसेक्सुअल के पार्ट्स पढ़ रहे हैं कि बाइनरी फिशन हो गया, मल्टीपल फिशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, सिस्ट फॉर्मेशन, एक और रह गया है यहाँ पर बडिंग। बडिंग, बडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने जो मेथड्स पढ़े हैं वो कौन से पढ़े हैं, प्लांट्स में भी पढ़ना है और एनिमल्स में भी। तो पहले हम किस में आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले एगेमोस्पर्मी में पढ़ेंगे, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहला आते हैं टॉपिक एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी अभी आपको बताया अनिषेक बीजता। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाई एगेमोस्पर्मी की अनिषेक बीजता होती क्या है। तो यहाँ पर इट इज़ ए काइंड ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जानते हैं, एगेमोस्पर्मी अनिषेक बीजता। It is a type of apomixis। एपोमिक्सिस का मतलब असंग जनन। एपोमिक्सिस का ऐसा प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये सेक्सुअल, इट इज ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इन विच
क्या क्या नहीं होता है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अगर शुक्राणु या अंडाणु वर्ण ना यूज़ करके हम क्या कहते हैं, नर और मादा युग्मक कहते हैं, तो जिसमें एम्ब्रॉय और सीड फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन गैमेटोजेनेसिस नहीं हो रही है, इन विच एम्ब्रॉय एंड सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। प्लांट है तो एम्ब्रॉय बनेगा, सीड फॉर्मेशन होगा विदाउट, किसके बिना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन नहीं हो रहा एंड मियोटिक डिवीजन नहीं हो रहा, ना ही अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, युग्मक जनन हो रहा है, लेकिन एम्ब्रॉय और सीड बन रहा है, भ्रूण भी बन रहा है और क्या बन रहा है, बीज बन रहा है। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जो एम्ब्रॉय और जो होता है वो क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है, बीजाणुरहित पीढ़ी है। तो बिना युग्मक जनन के और बिना इस मतलब फर्टिलाइजेशन के या बिना निषेचन के ये जो स्टेप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एगैमोस्पर्मी। अब एगैमोस्पर्मी में जो इट इज़ अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस जो वर्ड यूज़ किया था संघ जनन का मतलब है वो विंकलर ने यूज़ किया था। तो एगैमोस्पर्मी इज ऑफ 3 टाइप्स। एक को कहते हैं यहाँ पर रिकरेंट एपोमिक्सिस, दूसरे को कहते हैं यहाँ पर एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है, और तीसरे को कहते हैं यहाँ पर नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी और तीसरा क्या आ गया यहाँ पर, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है इसमें क्या होता है, डिप्लॉयड एम्ब्रॉय सैक, एम्ब्रॉय सैक को हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रूण कोश, डिप्लॉयड एम्ब्रॉय सैक इज formed having diploid, जो डिप्लॉयड एम्ब्रॉय सैक बन रहा है उसके अंदर क्या है, डिप्लॉयड एग सेल है। अब आप देखिए भ्रूण कोश डिप्लॉयड है और भ्रूण कोश के अंदर क्या है, यहां पर डिप्लॉयड क्या है, एग सेल, एग सेल माने ओवम है, ठीक है, एंड diploid embryo is formed। embryo is formed। तो डिप्लॉयड एम्ब्रॉय सैक ऐसा लिख दीजिए, डिप्लॉयड एम्ब्रॉय सैक हैविंग डिप्लॉयड एग सेल, ठीक है। तो ये इसमें भ्रूण कोश द्विगुणित है जिसमें अंडाणु द्विगुणित है, 2n एग सेल, और जो एम्ब्रॉय बन रहा है वो भी कैसा है, द्विगुणित है। अब इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं यहाँ पर डिप्लोस्पोरी और एक को कहते हैं यहाँ पर, और छोटा कर दें, यहाँ लिख दें, एक को कहते हैं एपोस्पोरी, ठीक है। ये अपबीजाणुता है, अपबीजाणुता, ये द्विगुणित बीजाणुता है। होता क्या है यहाँ पर कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, महाबीजाणु मातृकोशा जो द्विगुणित होती है, उससे क्या बन रहा है, यहाँ पर एम्ब्रॉय सैक बन रहा है। किससे बन रहा है, मेगास्पोर मदर सेल से, महाबीजाणु मातृकोशा से बन रहा है। और जो इसमें एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल है आइक्सेरिस। अब हम आते हैं एपोस्पोरी में। एपोस्पोरी को हिंदी में आप बीजाणुता कहते हैं, और इसमें यहाँ पर जो न्यूसेलस होता है, क्या न्यूसेलस, तो डिप्लॉयड या न्यूसेलर सेल्स
न्यूसेलस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बीजांड काय की जो कोशिका होती है, बीजांड काय की जो द्विगुणित होती हैं, वो बना रही है क्या, एम्ब्रॉय सैक, एम्ब्रॉय सैक। तो बीजांड काय की कोशिका से अगर बनता है किसी भी कोशिका से एनी सेल ऑफ द न्यूसेलस, तब उसको यहाँ पर एपोस्पोरी कहते हैं। और अगर इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल देन इट इज कॉल्ड द डिप्लोस्पोरी। तो एग्जाम्पल इसमें पार्थेनियम है, पार्थेनियम, कांग्रेस वीड भी कहते हैं पार्थेनियम को, आपको पता है ये क्या है, ये वीड है, खरपतवार है। नाउ इनटू द एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, इस पे आते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। ये जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी है, यहां पर जो एम्ब्रॉय बन रहा है, देख रहे हैं, यहां पर क्या बन रहा था, एम्ब्रॉय सैक बन रहा था, भ्रूण पोष बन रहा था। यहां पर डिप्लॉयड एम्ब्रॉय, डिप्लॉयड एम्ब्रॉय द्विगुणित भ्रूण बन रहा है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूसेलस या इंटेगुमेंट्री सेल, इंटेगुमेंट्री सेल्स, या तो बीजांड काय से बन रहा है या किससे बन रहा है, अध्यावरणी कोशिकाओं से बन रहा है। और इस तरह का जो एग्जाम्पल है इसमें, वो किस में पाया जाता है, सिट्रस में पाया जाता है, ठीक है, और किस में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है। अब इसी में पॉली एम्ब्रियोनी शब्द यूज होता है, पॉली एम्ब्रियोनी, हिंदी में कहते हैं बहुभ्रूणता, क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी भी यहाँ पर हो सकता है। और ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं, ये लोअर प्लांट्स में ज़्यादा होती हैं। तो बहुभ्रूणता का मतलब है प्रेजेंस ऑफ मोर देन, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रॉय इन, किसमें, भ्रूण किसके अंदर बन रहा है, सीड के अंदर बन रहा है, ओव्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द पॉली एम्ब्रियोनी। अब हम आते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अभी क्या पढ़ा था, रिकरेंट एपोमिक्सिस, फिर एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, फिर आते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसमें जो एम्ब्रॉय डेवलप हो रहा है, देखिए, द एम्ब्रॉय डेवलप्स पार्थेनोजेनेटिकली, पार्थेनोजेनेटिकली, आपने नाम सुना है, पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, बिना निषेचन के एम्ब्रॉय डेवलप्स पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम एग या ओवम, इसी को कहते हैं, ठीक है, सिनर्जिड्स या एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। जो एम्ब्रॉय है वो अनिषेक जनन के द्वारा या तो ओवम से या फिर सिनर्जिड्स से या एंटीपोडल सेल्स से डेवलप हो रहा है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर फ्रॉम हैप्लॉयड शब्द लगा देना है, ये सब हैप्लॉयड हैं, ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, ठीक है। तो हैप्लॉयड सेल्स से पार्थेनोजेनेटिकली अनिषेक जनन द्वारा अगर एम्ब्रॉय डेवलप कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द रिकरेंट। और ये फिर से दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, किसमें किसमें, यहाँ पर एक है एपोस्पोरी और एक है एपोगैमी। एपोस्पोरी को हिंदी में कहते हैं अपबीजाणुता, क्या कहते हैं, अपबीजाणुता, और इसे कहते हैं अपयुग्मन। देख रहे हैं, एक एपोस्पोरी यहाँ भी था, यहाँ पर बीजांड काय की कोशिका से क्या बन रहा था, एम्ब्रॉय सैक बन रहा था, वहाँ पर भ्रूण बनना है। अब भ्रूण बन रहा है हैप्लॉयड सेल से बन रहा है, या तो एग से या सिनर्जिड से, एंटीपोडल सेल से। अब दो पार्ट हैं, एपोस्पोरी और एपोगैमी।
तो एपोस्पोरी में क्या होता है कि जो द्विगुणित न्यूसेलस होता है वो एम्ब्रॉय सैक बना रहा है, और यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि जो एम्ब्रॉय बन रहा है वो ओवम के अतिरिक्त दूसरे पार्ट से बन रहा है। तो इस पार्ट में न्यूसेलस जो द्विगुणित होता है वो क्या बनाता है, एम्ब्रॉय बनाता है। एम्ब्रॉय सैक एंड एम्ब्रॉय। जो न्यूसेलस है बीजांड काय और द्विगुणित कोशिका, उस द्विगुणित कोशिका से यहाँ पर क्या बन रहा है, एम्ब्रॉय सैक बन रहा है या फिर एम्ब्रॉय बन रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ एपोगेमी यहाँ पर क्या होगा, हैप्लॉइड एम्ब्रॉय सैक एंड एम्ब्रॉय फ्रॉम, जो अगुणित एम्ब्रॉय सैक है या एम्ब्रॉय है वो बनेगा फ्रॉम अदर देन ओवम, अदर देन ओवम। अंडाणु के अतिरिक्त किसी अन्य भाग से अगर अगुणित भ्रूण कोश या भ्रूण बन रहा है दैट इज कॉल्ड द एपोगेमी। और अगर न्यूसेलस से जो द्विगुणित कोशिका है उससे एम्ब्रॉय सैक और एम्ब्रॉय बन रहा है दैट इज कॉल्ड द एपोस्पोरी। तो टेरिडोफाइटा में एपोस्पोरी होता है। इसका जो एग्जाम्पल है एपोस्पोरी का वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में ऐसा बहुत होता है, कॉमन होता है। और जो इसका एग्जाम्पल है किसका, एपोगेमी का एग्जाम्पल वो है लिलियम। These are the three types of agamospermy: recurrent apomixis, adventid embryony और नॉन करेंट। हाँ फिर से देख लीजिए, रिकरेंट में एम्ब्रॉय सैक बन रहा है, इसको आपको 9 कर लेना है, ठीक। द्विगुणित अंडाणु से बन रहा है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल से अगर बन रहा है तो डिप्लोस्पोरी है, और अगर न्यूसेलर सेल से बन रहा है तो एपोस्पोरी, सिंपल सा। एडवेंटिड एम्ब्रियोनी में जो डिप्लॉयड एम्ब्रॉय बन रहा है, नॉट एम्ब्रॉय सैक, भ्रूण बन रहा है, न्यूसेलस या इंटेगुमेंटरी सेल्स से बन रहा है। तो सिट्रस और मैंगो में नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में भी एम्ब्रॉय बन रहा है, लेकिन बन रहा है हैप्लॉयड सेल्स से, या तो ओवम से या सिनर्जिड से या एंटीपोडल सेल से। फिर वहाँ 2 पार्ट हैं, एपोस्पोरी और एपोगेमी। अगर न्यूसेलस से बन रहा है तो एम्ब्रॉय सैक और एम्ब्रॉय बनेगा, और अगर हैप्लॉयड एम्ब्रॉय सैक के अंदर एम्ब्रॉय बन रहा है अदर देन ओवम तो क्या कहलाएगा, एपोगेमी कहलाएगा। नाउ दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ एगैमोस्पर्मी। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्लांट्स किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपनी क्या बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ाते हैं। और अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद प्लांट्स में जो दूसरा पार्ट आता है यहाँ पर, इस रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो स्पोर्स के थ्रू कैसे हो रहा है, बीजाणु के थ्रू। अब स्पोर्स आपको पता है कैसे होते हैं यहाँ पर, कि यूनिसेलर भी हो सकते हैं, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर बाई न्यूक्लिएट भी हैं। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट है, यूनिट ऑफ या रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एसेक्सुअल। अब आप देखिए जो स्पोर्स होते हैं वो चारों ओर से थिन वॉल्ड मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, पतली भित्ति से, या बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, थिक वॉल्ड हो सकते हैं, या चारों ओर से म्यूकस से घिरे हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, चारों तरफ से प्रतिरोधक भित्ति बना लेते हैं। इन सब टॉपिक्स में कोई भी टॉपिक ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख लें कि जो स्पोर्स हैं वो जू स्पोर के फॉर्म में हो सकते हैं। जू स्पोर को हिंदी में चल बीजाणु कहते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं, बाईफ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, द्विकशाभिका युक्त हो सकते हैं, और टेट्राफ्लैजेलेटेड हो सकते हैं, टेट्राफ्लैजेलेटेड, ठीक है। या फिर क्या हो सकते हैं, मल्टीसिलिएटेड हो सकते हैं, मल्टीसिलिएटेड। फ्लैजला और कशाभिका में उसमें पक्ष में अंतर है। कशाभिका लंबी होती है, यूग्लिना पाई जाती है, सिलिया छोटा होता है, किसमें होता है, पैरामीशियम। एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना कि स्पोर का बता रहा हूँ। तो बाईफ्लैजेलेटेड यहाँ पर किस में है, यूलोथ्रिक्स में है,
और टेट्राफ्लैजिलेटेड भी यूलोथिक्स में है। दोनों ही प्रकार के जो स्पोर हैं यहाँ पर, जू स्पोर चल बीजाणु, वो किस में पाए जा रहे हैं, यहाँ पर यूलोथिक्स में पाए जा रहे हैं। अब इसके बाद क्लैमिडोमोनास में भी हैं और ये किस में है, ईडोगोनियम में। मल्टीसिलिएटेड जो है किस में है, ईडोगोनियम में है। और यहाँ पर बाइफ्लैजिलेटेड किस में पाए जाते हैं, यूलोथिक्स में भी है। और यूलोथिक्स के अलावा हमारा एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास। तो यूलोथिक्स में पाया जा सकता है, क्लैमिडोमोनास में पाया जा सकता है, ये बाइफ्लैजिलेटेड हैं। फिर हम आते हैं इसके बाद एप्लेनोस्पोर, अचल बीजाणु। जो एप्लेनोस्पोर होते हैं अचल बीजाणु, वो बीजाणुधानी में, जैसे ये सपोज करिए स्पोरेंजियोफोर है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये स्पोरेंजिया लगा हुआ बीजाणुधानी में, बीजाणुधानी, और बीजाणुधानी के अंदर क्या लगा, ये है स्पोरेंजियोफोर, बीजाणुधानी धर, ये बीजाणुधानी, इसके अंदर क्या है, अचल बीजाणु हैं। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नॉन मूवेबल, इसका मतलब गति नहीं कर सकते हैं। तो ये हिंदी में कहते हैं इन्हें अचल बीजाणु। और जब अचल बीजाणु हैं कि ये गति नहीं कर सकते, तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है अचल बीजाणु का, राइजोपस में भी अचल बीजाणु पाए जाते हैं, म्यूकर में पाए जाते हैं, जो क्या नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है म्यूकर और यूलोथिक्स। अब एप्लेनोस्पोर के बाद हम यहाँ पर आ सकते हैं किसमें, पामेला स्टेज में। पामेला स्टेज जिलेटिनस कवरिंग से घिरे होते हैं, जिलेटिनस कवरिंग से, चारों ओर से श्लेष्म की एक मोटी परत पड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं, पामेला स्टेज कहते हैं। वो क्लैमिडोमोनास में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, क्लैमिडोमोनास। फिर इसके बाद यहाँ पर पामेला स्टेज के बाद हम आ जाते हैं किसमें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो जो आपका पामेला स्टेज है वो क्लैमिडोमोनास में है, यूलोथिक्स में है, और हिप्नोस्पोर जो है वाकेरिया में है। हिप्नोस्पोर, ये इसे क्या कहते हैं, सुप्त बीजाणु कहते हैं। ये क्या होगा, थिक वॉल्ड होगा। और रेस्टिंग स्टेज में पाया जाता है। और जब रेस्टिंग स्टेज में हिप्नोस्पोर पाया जाएगा, सुप्त बीजाणु, तो इसका मतलब है कुछ समय बाद क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा, तुरंत रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो वॉकेरिया है। फिर एक एग्जाम्पल है एकाइनीट, इसको हिंदी में कहते हैं निश्चेष्ट बीजाणु। कब बनता है ये, एडवर्स कंडीशन में बनता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि ये कैसा है, यहाँ पर थिक वॉल्ड है, चारों ओर से एक प्रतिरोधक भित्ति से घिरा होता है। और किस में पाया जाता है, यहाँ पर एकाइनीट। एकाइनीट श्रेणी जो देखते हैं हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, यूलोथिक्स और ईडोगोनियम में पाया जाता है। एग्जाम्पल है यूलोथिक्स एंड ईडोगोनियम। फिर इसके बाद सामान्य रूप से ये जो स्पोर्स थे वो कहाँ पाए जा रहे थे, एल्गी में पाए थे सामान्यतः। इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्पोर्स हैं जो स्पेशली किस में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं, और सम पार्ट्स ऑफ द एल्गी, कुछ एल्गी में ही पाए जा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। दीज आर द स्पोर्स प्रेजेंट द फंजाई। एक होता है एस्कोस्पोर, कहाँ पाया जाता है, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में, एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर में, सदस्यों में। पता है आपको एस्कोमाइसिटीज़ के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर बेसिडियो स्पोर्स होते हैं, कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज़ के मेंबर्स में। इसमें बेसिडियोमाइसिटीज़ का जो मेंबर होता है वो आपका क्या है, यहाँ पर पक्सिनिया है, ठीक है, एग्जाम्पल पक्सिनिया। फिर इसके बाद यूरिडोस्पोर्स, ये भी इन्हीं में पाया जाता है, इसमें भी एग्जाम्पल पक्सिनिया है,
ठीक है। फिर एक होता है पिक्निडियोस्पोर या पिक्नियोस्पोर, ये भी पक्सिनिया पाया जाता है। फिर होता है यहाँ पर कोनिडिया। कोनिडिया किसमें पाए जाते हैं? ये पाया जाता है पेनिसिलियम में, फंजाई है। तो एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, यूरिडोस्पोर, पिक्नियोस्पोर, इसमें जो आपका यूरिडोस्पोर है इसमें थोड़ा सा आपका देखना है कि इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूरिडोस्पोर है ये बाइन्यूक्लिएटेड होता है, और जो हमारा एस्कोमाइसिटीज है या एस्कोस्पोर है वो एस्परजिलस में है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? एस्परजिलस। ये आपके जो एस्कोस्पोर होते हैं ये हमेशा 8 होते हैं। आठ एस्कोस्पोर्स भरे होते हैं यहाँ पर, ये एस्कोस्पोर्स हैं। ये किसके अंदर भरे होते हैं? एस्कस नामक आवरण के अंदर। जो आपका बेसिडियोस्पोर है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें ये लगे होते हैं, ये आपके क्या हैं? ये बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए हैं। यूरिडोस्पोर अगर आप देखें तो ये दोहरी भित्ति से घिरा होता है और बाई न्यूक्लिएटेड होता है। बाई न्यूक्लिएटेड कौन? यूरिडोस्पोर, ये यूरिडोस्पोर है। फिर इसके बाद जो पिक्निडियोस्पोर होता है वो फ्लास्कनुमा होता है, ऐसा। फिर जो कोनिडिया होते हैं, जैसे आपने कोनिडिया देखा है, जैसे ये लगे हुए हैं, ये कोनिडिया हैं। तो कोनिडिया है, पिक्निडियोस्पोर है, यूरिडोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है, एस्कोस्पोर है। दीज आर ऑल द स्पोर्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स। इसके द्वारा क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन। और कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब इसके बाद हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन, तीसरे पार्ट में। फ्रेगमेंटेशन हिंदी में कहते हैं विखंडन। तो आप देख लीजिए, यूलोथ्रिक्स में भी होता है, स्पायरोगाइरा में भी होता है, ठीक है। बॉडी का कोई भी पार्ट टूट करके 2 या अधिक अनियमित भागों में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट इन द यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगाइरा स्पेशली। नाउ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, हिंदी में कहते हैं कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या है? एसेक्सुअल प्रोडक्शन का एक पार्ट है। कुछ बुक्स में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल 3 पार्ट कर देते हैं, वास्तव में ये एसेक्सुअल ही है। तो एसेक्सुअल के पार्ट को यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो नाम दिया गया है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर? द डेवलपमेंट और या प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ लिख दें प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट, किसी भी कायिक पार्ट से। जैसे कायिक पार्ट में हो सकता है आपका रूट, रूट के बाद हो सकते हैं स्टेम, स्टेम बाद हो सकता है आपका लीफ, ठीक है। इन सब से कहीं से भी अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रवर्धन। और जो कायिक प्रवर्धन है वो उसमें क्या हो सकता है? इट इज मे बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। कृत्रिम कायिक जनन हो सकता है, इससे कृत्रिम है, रूट के थ्रू ऑटोमेटिक हो रहा है, स्टेम के थ्रू हो रहा है, ठीक है, लीफ के थ्रू हो रहा है, कृत्रिम हो रहा है, ठीक है, बल्बिल्स के थ्रू हो रहा है, बल्बिल्स के थ्रू। जो कृत्रिम है मनुष्य द्वारा या मैन मेड ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हो रहा है, इसमें आपका क्या आता है? इसमें आ रहा है आपका कटिंग, पौधे को काट करके दूसरी जगह तने को काट के लगा रहे हैं। फिर इसके बाद ग्राफ्टिंग, तो कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन। दीज आर द मेथड्स ऑफ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब हम आते हैं किसमें? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ते हैं।
तो जो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से जो कायिक प्रवर्धन हो रहा है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसमें हो सकता है बाई स्टेम्स, तने द्वारा हो सकता है। तो अब तने में दो पार्ट हो सकते हैं यहाँ पर, अंडरग्राउंड हो सकता है तना, अंडरग्राउंड। फिर इसके बाद कैसा हो सकता है यहाँ पर, सब एरियल हो सकता है, और तीसरा हो सकता है एरियल हो सकता है। तो जो भूमिगत तने हैं वो कैसे कर सकते हैं, वो ट्यूबर के फॉर्म में हो सकता है। ट्यूबर आप जानते हैं, जमीन के अंदर जो भूमिगत क्या होता है यहाँ पर, एक होता है कंद, एक होता है प्रकंद। तो ट्यूबर का एग्जाम्पल है आपका पोटैटो। तो पोटैटो का पूरा नाम क्या है यहाँ पर, सोलनम ट्यूबरोसम, आलू, ठीक है। राइजोम के फॉर्म में हो सकता है, क्या हो सकता है, राइजोम के फॉर्म में हो सकता है। तो राइजोम और ट्यूबर में आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये वास्तव में राइजोम था और ये क्या था। तो राइजोम में आपका आता है यहाँ पर, ये क्या है, ये पोटैटो है, ऐसे लिख दे रहे पोटैटो। देखो भैया हिल तो नहीं गया, हाँ ठीक है, ओके। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, हिल जाता है बीच में। राइजोम में आपका आता है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। क्या कहते हैं जिंजीबर को, अदरक कहते हैं, जिंजर, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है मूसा पैराडिसिका। मूसा पैराडिसिका किसको कहते हैं, बनाना को, केला को। फिर इसके बाद राइजोम के बाद ये किस फॉर्म में आ सकता है, बल्ब के फॉर्म में हो सकता है। बल्ब में जो आपका एग्जाम्पल है आपको पता है, एलियम सीपा है। एलियम सीपा किसको कहते हैं, प्याज को कहते हैं। और एलियम सेटाइवा में किसको कहते हैं, यहाँ पर लहसुन को कहते हैं। ये ओनियन है और ये क्या है, गार्लिक है। फिर बल्ब के बाद एक कॉर्म के रूप में हो सकता है। कॉर्म में एग्जाम्पल है एमार्फोफेलस, जमीकंद आपने नाम सुना है, जमीकंद, एमार्फोफेलस। फिर इसके बाद ये शक्कर के फॉर्म में हो सकता है। तो शक्कर के फॉर्म में जो है यहाँ पर उसे कहते हैं यहाँ पर मिंट है, तो मेंथा पेपरिटा, मेंथा पेपरिटा हिंदी में मिंट कहते हैं। और क्या हो सकता है, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। इतने तरह के अंडरग्राउंड स्टेम हो सकते हैं। सब एरियल जो हैं ये वाले, ये किस फॉर्म में हो सकते हैं, रनर के फॉर्म में हो सकते हैं। रनर जानते हैं, ज़मीन में रेंगते हुए जो पौधे चलते हैं। रनर के फॉर्म में होने के साथ साथ ये स्टोलन के फॉर्म में हो सकते हैं और ये ऑफसेट के फॉर्म में हो सकते हैं। रनर के फॉर्म में साइनोडॉन डेक्टाइलॉन है, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन किसको कहते हैं, दूब घास को कहते हैं। स्टोलन के फॉर्म में क्या हो सकता है, यहाँ पर स्टोलन नाम सुना है आपने, जो ज़मीन से जो ब्रांचिंग होती है इसमें फ्रेगेरिया में पाया जाता है। फ्रेगेरिया का मतलब क्या खाते हैं आप, एक स्पेशल फ्रूट जो आपको बहुत अच्छा लगता है, वो किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर स्टोलन का एग्जाम्पल है। तो स्टोलन के एग्जाम्पल में आता है स्ट्रॉबेरी, फ्रेगेरिया, इसको स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी। फिर ऑफसेट के फॉर्म में पिस्टिया आ जाता है। और एरियल में जो एग्जाम्पल आता है आपका वो ओपुंशिया है, नागफनी। ये जो हम अंडरग्राउंड या बाई स्टेम्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ रहे हैं, इसमें स्टेम अपने आप प्रोपोगेट करते हैं। वो अंडरग्राउंड पार्ट हो सकता है, सब एरियल हो सकता है, एरियल हो सकता है, और नए नए क्या बनाते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स या पौधे बनाते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद स्टेम के बाद आते हैं बाय रूट्स, कि रूट्स में किस तरह से कौन कौन से प्लांट्स नेचुरली प्रोपोगेट करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे बाई रूट्स। तो रूट्स में यहाँ पर एक तो टैप रूट हो सकती है और दूसरा क्या हो सकती है, फ्लैशी रूट के रूप में। तो टैप रूट और फ्लैशी रूट के हिसाब से दोनों अलग अलग क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं डलबर्जिया में, डलबर्जिया सिसो, शीशम को कहते हैं,
इसके अलावा सीडियम ग्वाजावा, किसको कहते हैं, अमरूद तो कहते हैं। फिर इसके बाद पॉपुलर, ये सब टैप रूट्स हैं जिसके ब्रांचेस निकल करके नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लांट बनाते हैं। जो फ्लैशी रूट में है वो आपका आता है स्वीट पोटैटो, ठीक है, टेपोइका, ठीक। फिर इसके बाद यहां पर क्या कह सकते हैं, टीनोस्पोरा इत्यादि। फिर बाई लीफ, लीफ के द्वारा किस तरह से हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं। आपने ब्रायोफिलम नाम सुना है सभी का, सभी ने सुना हुआ है। यहाँ पर छोटी छोटी सी लीव्स निकलती हैं, तो ये है अजूबा, क्या है, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में लीफ के कॉर्नर से जो नॉचेस होती हैं उससे छोटी छोटी सी लीफ या नया प्लांट निकलते हैं, तो ये हिंदी में इसको कहते हैं अजूबा, ठीक है। इसके अलावा बिगोनिया में भी होता है, किसमें होता है, तो ब्रायोफिलम में भी है, बिगोनिया में भी है। इससे क्या हो सकता है, लीफ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा नए प्लांट्स बन रहे हैं। तो ये आपका बिगोनिया हो गया और ब्रायोफिलम हो गया। तो अब इसके अलावा एक बिगोनिया है लीफ में, बिगोनिया, उसमें जो नया प्लांट डेवलप होता है वो फ्रॉम पेटियोल, किससे डेवलप होता है, पेटियोल से। और ब्रायोफिलम में किससे डेवलप हो रहा है, लीफ से। अब हम आते हैं इसके बाद बल्बिल्स, ये एक्सिलरी बड्स हैं, एक्सिलरी बड्स। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, एगेव, एगेव नाम सुना है आपने, क्या होता है, एक मांसल पौधा होता है जो अपने में जल संग्रह कर लेता है। तो उसमें क्या होता है, बल्बिल्स के थ्रू यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है और बल्बिल्स में यहाँ पर एक्सिलरी बड ग्रो करती हैं। इसके अलावा जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एगेव और एलियम होते हैं, ठीक है। तो बाय बल्बिल्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो एगेव हो गया यहाँ पर और एलियम सीपा हो गया, इससे एक्सिलरी बड्स निकलती हैं, इससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो आपने देख लिया, रूट से हो रहा है, स्टेम से हो रहा है, लीफ से हो रहा है और बल्बिल्स के थ्रू हो रहा है। दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्राकृतिक रूप से जो कायिक प्रवर्धन हो रहा है उसके एग्जाम्पल अभी तक आप देख रहे थे। अब प्राकृतिक रूप से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बाद हम आते हैं किसमें, नेक्स्ट टॉपिक में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कृत्रिम कायिक जनन। ये जो कृत्रिम कायिक जनन है, कृत्रिम, मैन मेड, कैसा है ये, मैन मेड, मनुष्य द्वारा जो कायिक प्रवर्धन किया जाता है ताकि प्लांट्स की संख्या तेजी से क्या हो सके, बढ़ सके, दैट इज कॉल्ड द वेजिटेटिव। अब इस वाले पार्ट में वेजिटेटिव, आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आप देखेंगे कैसे हो सकता है, कटिंग से हो सकता है। तो बाय कटिंग, कटिंग क्या है, यहां पर द पीसेस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ आर यूज्ड, आर कट एंड यूज्ड टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। नए जीवों के बनाने में जो यहाँ पर छोटे छोटे पीस यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो रूट के हों, चाहे स्टेम को, चाहे लीफ के, दैट इज़, और कैसे मैन मेड, ह्यूमन बींग्स द्वारा जो किए जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये जो आपकी कटिंग है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर रूट कटिंग है कि स्टेम कटिंग है कि लीफ कटिंग है। तो अगर आप रूट कटिंग देखते हैं यहाँ पर, रूट कटिंग, तो जो टैमारिंडस इंडिका होता है, टैमारिंडस इंडिका, इस प्लांट में
रूट कटिंग यूज़ की जाती है। जड़ को अगर काट करके दूसरी जगह हम शिफ्ट कर दें तो नया प्लांट क्या हो जाता है, बन जाता है। दैट इज कॉल्ड द रूट कटिंग। इसके बाद हम आते हैं स्टेम कटिंग में। ठीक है, क्या किया हमने, स्टेम कटिंग। तो हमेशा आपने देखा है कि जब कटिंग की जाती है तो कटिंग अगर स्टेम की कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत मोटे स्टेम को नहीं काट देना है। समझ रहे हैं कि इतना मोटा स्टेम है आप उसको काटने लगे स्टेम कटिंग के लिए। और स्टेम कटिंग के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रांच है वो थोड़ी सी डेवलप भी होनी चाहिए। और स्टेम कटिंग के लिए यहाँ पर रोज़, ठीक है, ग्रेप वाइन, फिर इसके बाद स्ट्रॉबेरी। तो रोज़ है, ग्रेप है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, इन सब की स्टेम जो कटिंग है वो इम्पॉर्टेंट होती है और इनके स्टेम कटिंग लगाया जा सकते हैं। इसके अलावा बोगनविलिया है और शुगर केन है। तो स्ट्रॉबेरी अगर आपके एक चीज़ और यहाँ पर ऐड कर दें कि शुगर केन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या हो गया, शुगर केन। और बोगनविलिया फ्लावरिंग प्लांट है, ये स्टेम कटिंग के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। और लीफ कटिंग के रूप में अगर हमको यूज़ करना है लीफ कटिंग तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रायोफिल्म का यूज़ किया जा सकता है। ये प्लांट कटिंग द्वारा रूट का पार्ट, स्टेम का पार्ट या लीफ का पार्ट काट करके दूसरी जगह बाय ह्यूमन बींग्स आर्टिफिशियल लगाए जा सकते हैं और वो जब प्रोपोगेट करते हैं कि संख्या बढ़ती है, दैट इज़ कॉल्ड द कटिंग। और कटिंग के द्वारा या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा कम समय में लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जा सकता है, किसका, प्लांट्स का। अब इसके बाद हम आते हैं कटिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आती है ग्राफ्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर जो प्लांट पहले से ज़मीन पर लगा हुआ है, ठीक है, द पार्ट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी प्लांट इज एडेड टू स्टॉक, माने रूटेड प्लांट। रूटेड प्लांट से जो पार्ट ऑफ सुपीरियर क्वालिटी प्लांट, इसको कहते हैं यहाँ पर स्यान, इसको ऐड करते हैं स्टॉक से, रूटेड प्लांट से, टू मेक द टू ऑब्टेन द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप देखिए, ये आपका जमीन में लगा हुआ पहले से प्लांट, दैट इज कॉल्ड द रूटेड प्लांट कॉल्ड द स्टॉक। ये पहले से ज़मीन पे लगा हुआ है। अब सपोज करिए कि बहुत साल पुराना प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है ना, जब फ्लावरिंग नहीं होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करें, इसमें आप इसको ऑब्लिकली काटते हैं, तिरछा काट देते हैं ऐसा। इसको तिरछा काटने के बाद हम यहाँ पर दूसरा स्टेम का कुछ पार्ट इसमें ऐड कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द स्यान। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है, बोथ बिलोंग टू सेम स्पीशीज। दोनों एक ही जाति के होने चाहिए। जैसे आप रोज़ है तो रोज़ में क्या हो रहा है, अगर ग्राफ्टिंग हो रही है तो जैसे यहाँ पर वाइट रोज़ है, वाइट रोज़, और एक क्या है यहाँ पर रेड रोज़ है, तो दोनों का हम इस तरह से मिला करके जो नया कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं, जो नया फ्लावर डेवलप होगा उसमें मे बी वाइट और रेड रोज़ के स्पॉट हो सकते हैं।
या दोनों के कलर मिक्सिंग हो सकती है, तो पिंक कलर का फ्लावर हो सकता है। डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करेगा कि कितना कौन कैरेक्टर डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। मेंडल लॉज में जेनेटिक के रूल से क्या होगा, डिसाइड होगा। तो स्टॉक और श्यान दोनों को यहाँ पर ऑब्लिकली तिरछा काट करके, और किससे यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं हम सेलो टेप से, या फिर यहाँ पर सेलो टेप लगाने के बाद चारों तरफ से क्या लगा दे रहे हैं, वैक्स लगा दे रहे हैं। तो इस तरह दिस इज द ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग टेक्निक में हम यहाँ पर ज़मीन से लगे हुए एक बहुत पुराने, ठीक है, जो क्या हो यहाँ पर इन्फेक्टेड ना हो प्लांट, तो ये इन्फेक्शन लेस प्लांट होना चाहिए, ये रेजिस्टेंट होना चाहिए प्लांट, प्रतिरोधक, रेजिस्टेंट टू डिसीज़, इसको रोग के प्रति प्रतिरोधक होना चाहिए। और इस तरह से अगर हम ऐड कर देंगे तो जो नया कैरेक्टर डेवलप होगा या नया फ्लावर डेवलप होगा, दोनों के लक्षण आएंगे। इसमें आप बहुत कॉमन एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सपोज करिए ये व्हीट की वैरायटी ए है और ये बी है, ये भी व्हीट की वैरायटी है, गेहूं की, दोनों की स्पीशीज़ एक होनी चाहिए, व्हीट वैरायटी, और ये भी व्हीट की वैरायटी है, व्हीट की वैरायटी। गेहूं में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि गेहूं का तना बहुत पतला होता है, तो गेहूं की जगह हम यहाँ पर रोज़ की वैरायटी ही ले लेते हैं। ये रोज़ है, रोज़ वैरायटी। मैंने आपको बताया कि जैसे ये वाइट है और ये रेड है, तो जब यहाँ पर क्रॉस होगा तो दोनों के कैरेक्टर एक में ही आ जाएंगे। दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फीचर इन द ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग में यहाँ पर एक के लक्षण दूसरे में आ जा रहे हैं। अब जो ग्राफ्टिंग है वो रोज़ में, मैंगो में, एप्पल में, पियर में, गुआवा में हो सकती है। तो ये जो कॉमन है किस में है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज सक्सेसफुल इन रोज, पियर, ऑरेंज, ठीक है, एट्सेट्रा। इतने सारे इन प्लांट्स में ये ज़्यादा सक्सेस है। अब हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो ग्राफ्टिंग प्रक्रिया हो रही है, तो ग्राफ्टिंग में भी कैसी हो सकती है, TON, टंग ग्राफ्टिंग हो सकती है, क्राउन ग्राफ्टिंग हो सकती है, वेज ग्राफ्टिंग हो सकती है, बड ग्राफ्टिंग हो सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका पहले से लगा हुआ प्लांट है, कौन सा है, स्टॉक है। इस स्टॉक में यहाँ पर ऐसे हम कोई दूसरा जो प्लांट है, इसको ऐसे खांचा बना करके और इसके अंदर हमें क्या कर देना है, फिट कर देना है, तो ये टंग ग्राफ्टिंग हो सकती है। इसी तरह से यहाँ पर इसको बहुत पतला सा ऐसा नोक बना के पेंसिल की तरह एक बहुत मोटे स्टेम में जो रूटेड प्लांट है उसमें अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर ये क्राउन ग्राफ्टिंग है। इसी तरह से एक यहाँ पर ये स्टेम है लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर बहुत थिक स्टेम है, इसमें एक कॉर्नर से एक छोटी सी बड ऐसी लगा दे रहे हैं, बड। तो ये क्या है, यहाँ पर साइड ग्राफ्टिंग है, साइड ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में डिपेंड करता है कि जो स्टॉक है वो कितना मोटा है, और स्टॉक के अलावा जो श्यान, जो दूसरी क्वालिटी का जो हम प्लांट उसमें ऐड कर रहे हैं वो कितना है। तो इन दोनों के हिसाब से ग्राफ्टिंग क्या होती है, डिसाइड होती है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो आर्टिफिशियल था उसमें हमने देख लिया कि कैसे कटिंग हो सकती है, कटिंग के अलावा ग्राफ्टिंग कैसे यूज़ हो सकती है। फिर ग्राफ्टिंग के बाद हम नेक्स्ट फीचर्स जो होंगे कौन से पढ़ेंगे, अभी लेयरिंग बचा है, माइक्रो प्रोपगेशन बचा है। फिर इस माइक्रो प्रोपगेशन के बाद हम किस में आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, केवल इंट्रोडक्शन पार्ट में। उसके बाद डिटेल में प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म में, और एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में अलग से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।